हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग अपना लेसन मोशन यानी गति पढ़ रहे थे। बच्चों, गति में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति क्या है। अब वृत्तीय गति क्या है इसको समझते हैं, देखते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन किस किस तरह से हो सकता है? वेग में परिवर्तन की 3 स्थितियां संभव हैं। यानी कि जब कोई वस्तु की गति बढ़ती है तो उसके वेग में भी परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन किस किस तरह से हो सकता है? वेग में परिवर्तन की 3 स्थितियां बच्चों संभव है। तो फर्स्ट है वेग में परिवर्तन, वेग के परिणाम में परिवर्तन हो पर गति की दिशा नियत हो। इनका कहने का फर्स्ट में ये है बच्चों कि वेग का परिणाम तो परिवर्तित हो, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा हो लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, दिशा नियत हो। यानी कि पहले अगर हम एक रास्ते पे पूरब की तरफ दौड़ रहे हैं बच्चों, तो वो हम पूरबी की तरफ हमारी दिशा नियत है। शुरू में तो हम धीमे चले, लेकिन बाद में क्या हुआ? वेग हम तेज़ी से दौड़े तो हमारा वेग तो बढ़ा लेकिन दिशा हमारी पूरब की पूरब यानी नियत है। सेकंड समझिए, वेग का परिणाम नियत है किंतु दिशा में परिवर्तन हो। जैसे कि वेग का परिणाम नियत है, वेग का परिणाम से क्या समझे? जैसे कि घड़ी की सुई है, आप सोचिए घड़ी की सुई की जो चाल है वो हर सेकंड पर जैसे घूम रही है। मिनट की जो सुई है बच्चों, उसका परिणाम क्या है? वेग का वो कांस्टेंट है लेकिन दिशा उसकी लगातार चेंज हो रही है ना, गोलाई में घूम रही है, यानी दिशा उसकी चेंज हो रही है। दूसरा है बच्चों, वेग का परिणाम और वस्तु की गति की दिशा दोनों में परिवर्तन हो। जैसे वेग का परिणाम हो और वस्तु की दिशा, वो दोनों में परिवर्तन हो। तो ये क्या है? दोनों में परिवर्तन। इसको अगर आप एज एग्जाम्पल लीजिए तो समझ लीजिए जैसे पंखा घूमता है ना, शुरू में धीमे होता है फिर बाद में वो कांस्टेंट होने लगता है। तो लेकिन दिशा में भी उसके वेग का परिणाम और वस्तु की दिशा दोनों में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि वो शुरू में पंखा क्या है? धीमे घूमता है, फिर बाद में तेज़ी से घूमने लगता है और दिशा में भी उसके परिवर्तन होता रहता है। तो ये 3 स्थितियाँ बच्चों हमारी संभव हैं। अब आप क्या एक ऐसी वृत्तीय गति का उदाहरण सोच सकते हैं जिसमें एक समान गति में वस्तु के वेग का परिणाम नियत हो परंतु उसकी गति की दिशा में निरंतर परिवर्तन हो रहा हो। देखिए एक हमारा यही है, घड़ी की सुई ले लें, समान गति से वस्तु की दिशा, समान गति से वो गति कर रही है और दिशा में भी उसके क्या हो सकता है? परिवर्तन हो रहा है। दिशा में उसके लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, बताइए वेग की दिशा और परिणाम में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब आपने जो ऊपर बच्चों सीखा उसी से आप इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि धावक का वृत्तीय मार्ग पर दौड़ना, इसमें किसका है? वेग के परिणाम में क्या परिवर्तन हो रहा है और दिशा में भी क्या परिवर्तन हो रहा है। तो वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रहा है धावक, तो इसका मतलब पहले वो धीमे होगा, फिर वो एक साथ तो तेज़ी से दौड़ेगा नहीं, पहले वो धीमे दौड़ेगा फिर वो तेज़ी से दौड़ेगा। और दिशा भी वृत्तीय मार्ग पर है, यानी कि वो गोलाई में बच्चों, वो गोलाई में ऐसे घूम रहा है ना, तो जब वो गोलाई में घूम रहा है तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है, उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, समान वृत्तीय गति का मतलब हुआ कि हर 2 मिनट पे उसने कितनी दूरी तय की? 5 मीटर दूरी तय की। हर 2 मिनट पे उसने 5 मीटर, तो ये समान सेकेंड में समान दूरी तय कर रहा है वृत्तीय मार्ग पर। ये क्या होगा? समान गति का वृत्तीय मार्ग का हमने सीखा। जैसे कि उसने हर 2 मिनट पर 5 मीटर की दूरी तय की, 2 मिनट समय लिया और 5 मीटर की दूरी तय की, फिर 2 मिनट का समय लिया और 5 मीटर की दूरी तय की। यानी कि वो हर 2 मिनट पर 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वेग की दिशा परिणाम में क्या परिवर्तन हो रहा है। पहले तो बच्चा धावक का वृत्तीय मार्ग पर दौड़ना, यानी धावक शुरू में क्या होगा? धीमे होगा, फिर तेज़ी से दौड़ेगा और तेज़ी से दौड़ने के बाद उसके वृत्तीय मार्ग पे जब दौड़ेगा तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन होगा। फिर पंखे का घूमना, एग्जैक्ट यहाँ पर वही सिचुएशन है बच्चों, जैसे कि पंखा पहले धीमे होता है फिर तेज़ी से घूमता है, लेकिन पंखे में क्या होगा? पंखे की भी दिशा में परिवर्तन हो रहा है और वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। अब घड़ी की सुई का घूमना है, तो घड़ी की जो सुई है बच्चों, उसके वेग में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा लेकिन दिशा में इसके परिवर्तन
हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, वृत्तीय गति के अनुभव आप वृत्तीय झूले, हवाई झूले में भी करते हैं। अगर हम बच्चे वृत्तीय गति का अनुभव करेंगे तो वृत्तीय झूले से भी करेंगे। अक्सर आप लोग देखते होंगे फेयर यानी मेले में जो सर्कुलर झूले लगे होते हैं, बच्चों जो ऊपर से नीचे पूरा राउंड में आते हैं और आप राउंड में आते हैं, वो भी हमारा वित्तीय झूले कहलाते हैं, या उसको हम हवाई झूले भी कहते हैं, यानी हवाई झूले में भी करते हैं इसका अनुभव हम। वृत्तीय गति के एक ऐसे अन्य उदाहरण दैनिक जीवन में ढूंढे। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो भी वृत्तीय मार्ग पर ही चक्कर लगा रही है, लेकिन उसका क्या है, दिशा उसकी लगातार वो भी वृत्तीय मार्ग पर घूम रही है। वेग उसका क्या है, नियत है, लेकिन दिशा में उसके क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस तरीके से आप और भी अपने दैनिक जीवन में वृत्तीय गति के उदाहरण ढूंढ सकते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखिएगा हमारा लेसन कंप्लीट हुआ है और वी लर्न यानी हमने क्या सीखा इस लेसन से, इसको देखते हैं। पहला है गति समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है। गति जो है बच्चों वो समय के साथ और वस्तु की स्थिति दोनों में परिवर्तन है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जाती, यानी कि इसकी व्याख्या जब हम करेंगे तो दूरी के रूप में करेंगे या फिर विस्थापन के रूप में करेंगे। वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती। दूरी किसे कहते हैं, जो वस्तु जितनी भी मार्ग की लंबाई को तय करता है वही उसकी दूरी कहलाती है। ये एक अदिश राशि है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वस्तु किन्हीं दो स्थितियों का अंतर उसका विस्थापन कहलाता है। वस्तु की किन्हीं दो स्थितियों का अंतर क्या कहलाएगा, उसका विस्थापन। ये एक सदिश राशि है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर है। विस्थापन तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं है, जबकि दूरी तय किए गए मार्ग पर निर्भर है। विस्थापन हमारा बच्चों तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं है, लेकिन दूरी तय किए गए मार्ग पर निर्भर है। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। विस्थापन के परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। विस्थापन के परिवर्तन की दर ही क्या है, वेग कहलाती है। इसे इकाई समय में वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी के नाम से जाना जाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। फिर जाइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति समान गति कहलाती है। एक समान गति के वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा में होता है। ये बच्चों आप लोगों ने बनाया भी इस ग्राफ को। फिर है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाती है। कि उसके वेग में कोई परिवर्तन हो तो वो दर उसकी क्या कहलाएगी, त्वरण। ये एक सदिश राशि है, इसका एसआई पद्धति का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होती है। ये सब आप सीख चुके हैं। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ का समय अक्ष का झुकाव त्वरण कहलाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो बच्चों हमने वी लर्न सीखा, इसको आप लोग रीड करिएगा और इसमें अच्छे से इसको समझिएगा, और इस चैप्टर को बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। यहाँ पर बच्चों ये फिज़िक्स का आपका जो मोशंस यानी गति का चैप्टर था यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम अपने बायो पे आते हैं, बायो के लेसन पर आते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग बायो का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। देखिए हम लोगों का बायो का फर्स्ट लेसन है बच्चों, अध्याय फर्स्ट जैव विविधता एवं वर्गीकरण यानी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ये विविधता और बायोडाइवर्सिटी है क्या, यानी कि इसी को बच्चों हम लोग अच्छे से जानेंगे। एंड वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, इसको पढ़ते हैं। हम अपने आसपास देखें तो हमें कई प्रकार के जीवों के समूह दिखाई देते हैं। इन जीव समूह के सदस्यों में विभिन्नताएं भी हैं व समानताएं भी हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हम अपने आसपास ढेर सारे जीवों के समूह देखते हैं ना बच्चों, तो इस समूह में कुछ में तो समानताएं भी दिखती हैं और कुछ में विभिन्नताएं भी हैं। जैसे कि घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि जानवरों के समूह को दर्शाते हैं तथा नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि के पेड़ पौधों के समूह को दर्शाते हैं। यानी समूह में अब जाते हैं बच्चों, तो आप अगर एनिमल समूह लेते हैं तो उसमें घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि जानवर के समूह आए ना, या फिर जब आप पेड़ के समूह पर गए या तो उसमें कौन से आपने देखा, नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि के पेड़ पौधे के समूह को दर्शाते हैं।
यदि हम इन दोनों समूह के सदस्यों के लक्षणों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि एक समूह विशेष के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण रखते हैं। अगर आप बच्चों इन दोनों समूह के सदस्य के लक्षणों की तुलना करते हैं तो एक समूह विशेष के सदस्य जो थे अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण रखते हैं। इसका मतलब क्या समझे आप? जैसे आप एनिमल्स में गए, अगर एनिमल्स का ग्रुप आपने देखा या प्लांट्स का आपने ग्रुप देखा तो एनिमल्स के ग्रुप में जो एनिमल्स के लक्षण हैं वो एक जैसे होंगे, समानता होगी, और ये पेड़ों जैसे लक्षणों से ये नहीं मिलेंगे। और पेड़ पर अगर हम जाते हैं, पेड़ यानी प्लांट्स ग्रुप को देखते हैं बच्चों, तो प्लांट्स में हमको ढेर सारी समानताएं उनमें मिलती हैं। तो यानी कि जो वो समूह है, एक समूह के जो सदस्य हैं वो एक समूह विशेष के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण, यानी कि एक समूह के जो सदस्य हैं वो ज़्यादा लक्षण रखते हैं किसकी अपेक्षा? अन्य समूह के सदस्य की अपेक्षा। यहाँ पर देखते हैं इन समूह के सदस्यों को और भी छोटे छोटे समूह में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए घोड़ों का समूह, बिल्लियों का समूह, कुत्तों का समूह, नीम के पेड़ों का समूह, धतूरे के पौधों का समूह आदि। मतलब अभी तो आपने बच्चों यहाँ पर दो समूह देखा, एक प्लांट्स का ग्रुप देखा और एक एनिमल्स का ग्रुप देखा। लेकिन अगर हम एनिमल्स के ग्रुप में जाते हैं तो हम इसको और भी छोटे छोटे समूह में ले लेंगे। जैसे कि हमारा एनिमल्स के ग्रुप में बच्चों हॉर्स का ग्रुप हमने अपना लिया, कैट ग्रुप लिया यानी बिल्लियों का समूह लिया, कुत्तों का समूह लिया यानी डॉग का समूह। इस तरीके से समूह को हमने उसमें बांट दिया। अब क्या आप ये बताइए, जितने कुत्ते हैं या जितनी बिल्ली सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं, ये सब एक जैसे दिखते नहीं हैं। इनमें समानताएं भी होती हैं बच्चों, विभिन्नताएं भी हैं। तो यही हमारा बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, यानी समानताएं होते हुए विभिन्नताएं भी होती हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी हमको सबसे अच्छी कहाँ मिलती है बच्चों? जहाँ बारिश होती है या जहाँ पर जंगल में आप जाइए, खूब ढेर सारे पेड़ पौधे उगेंगे यहाँ, तो उससे क्या होगा? हमें तरह तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, उनमें समानताएं भी होंगी, उनमें विभिन्नताएं भी होंगी। तो इसी तरीके से ग्रुप में तो बांट दिया मैंने कि ये हाँ ये कैट समूह है, ये डॉग समूह है, ये हॉर्स का समूह, लेकिन या ये हमारा नीम ग्रुप्स है या बैनियंस के ट्रीज़ का ग्रुप्स है या मैंगो का ग्रुप, लेकिन इनमें बच्चों समानताओं के साथ साथ विभिन्नताएं भी होती हैं। फिर है देखिए, इसमें इन छोटे छोटे समूह के सदस्य की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इनमें अधिकांश लक्षण समान होते हैं तथा ये लक्षण उन्हें अन्य छोटे समूह से अलग करते हैं। ये लक्षण इस समूह के सभी सदस्य से मिलते हैं, चाहे वो सदस्य पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र विशेष में रहता हो। जो डॉग है बच्चों, ये डॉग यहाँ पर आप जिस यहाँ पर रह रहे हैं या अपने आसपास को देख रहे हैं, तो यहाँ के डॉग में और दूसरे स्टेट के डॉग में समानताएं मिलेंगी ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से डिफरेंस होगी, समानताएं भी होंगी और कुछ विभिन्नताएं भी होंगी। वही उस समूह का विशेष लक्षण कहलाता है, यानी कि जो जिस क्षेत्र में रह रहा है। जैसे कि इस समूह के सभी सदस्य मिलते हैं, चाहे वो सदस्य पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र विशेष में हो, वो उस समूह का विशेष लक्षण कहलाता है। यानी कि मिलना भी उसका क्या होता है? विशेष लक्षण कहलाने लगता है। तथा इन्हीं के आधार पर उस समूह को जाति की संज्ञा दी जाती है, और इन लक्षणों के आधार पर ही उसको क्या दी जाती है? जाति की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए हम मनुष्य के समूह की बात करते हैं। जब बच्चों हम मनुष्य यानी ह्यूमंस ग्रुप में जाते हैं, सभी मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी क्षेत्र में निवास करते हो, सभी में सुविकसित मस्तिष्क होता है, त्वचा पर कम घने बाल पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारे लक्षण मनुष्य जाति के हैं, जो इन्हें अन्य जाति के सदस्यों से भिन्न बनाते हैं। यानी कि अगर बच्चे आप ह्यूमन बींग्स ग्रुप पे जाइएगा तो आप देखिएगा कि जो हर स्टेट पर या फिर हर कंट्री के जो मनुष्य हैं बच्चों, उनके पास सबके पास एक मस्तिष्क होता है, यानी और उनके शरीर पर कम बाल पाए जाते हैं, और उनमें कुछ जो मनुष्य की जो लक्षण है बच्चों, वो आपस में हर कंट्री के, हर स्टेट के, हर जगह पे रहने वाले मनुष्य से मिलते हैं। इस आधार पर उनको हमने क्या कर दिया कि ये मनुष्य जाति है। ये कौन सी जाति है? मनुष्य जाति का हमने उनको मनुष्य जाति के लक्षण हैं, और ये सब मनुष्य हैं जो अन्य जातियों के सदस्यों से क्या करते हैं बच्चों? इनको अलग करते हैं, भिन्न करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्या एक ही जाति के सभी सदस्य सारे लक्षणों में समानता रखते हैं? अपने साथियों से चर्चा करें। अब आप ये यहाँ पर सोचिए, आप साथियों से चर्चा तो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और हमको अभी अपने ही सोचना है, अपने ही दिमाग से सोचना है बच्चों। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि क्या एक ही जाति के सभी सदस्य सारे लक्षण समान रखते हैं? आप अपने ही में जाइए, अपनी ही जाति में जाइए और देखिए कि क्या हमारे जो लक्षण हैं, क्या वही सेम लक्षण दूसरे के भी हैं? ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। हमारे जो यानी कि जो हर ये हम नहीं कह सकते कि मनुष्य जाति जो है वो सारे लक्षण उसके समान। हो सकता है किसी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पावर हो या काम करने की ताकत हो, या किसी के पास कम काम करने की ताकत हो, या किसी के शारीरिक बनावट में डिफरेंस हो बच्चों, शारीरिक बनावट में डिफरेंस हो तो, या फिर उसके रहने में भी यानी परिवेश के हिसाब से भी डिफरेंस होने लगता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी डिफरेंस होने लगता है। यानी कि ये आप नहीं कह सकते कि जो मनुष्य जाति है वो सबका चेहरा एक जैसा मिलता नहीं, सबकी नाकें एक जैसी मिलती नहीं है, हर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही होता है। यानी उंगलियों की बनावट में, फिर आपके माथे की बनावट में, इस तरह की बनावट में डिफरेंस होगा ही होगा। तो यानी कि हम ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि जो मनुष्य जाति है इनके सारे लक्षण एक जैसे समान भी, यानी कि इनमें जैव विविधताएं भी हैं, बायोडाइवर्सिटी हैं, समानताओं के साथ साथ क्या है बच्चों, विभिन्नताएं भी हैं। अभी तक हमने एक ही जाति के सदस्य के समानताओं की बात की। आइए हम कुछ क्रियाकलाप की सहायता से इनमें पाए जाने वाले अंतर को समझते हैं। अब बच्चों हम इसको किससे क्लियर करते हैं? एक्टिविटी के थ्रू हम इसको क्लियर कर सकते हैं। समान दिखने वाले कोई भी दो जीव का अवलोकन करें, दो पौधों का अवलोकन करें। देखिए यहाँ पौधे हैं तो आप जीव भी ले सकते हैं जो समान जीव दिखता हो। देखिए यहाँ पर कोई भी दो पौधे जो इजली आप जिनको ले लेते हैं, इजली आपको लेबल भी है, उन दोनों पौधों को लें और उनका ध्यान से देखें, और ध्यान से देखने के बाद बच्चों ये टेबल को फिल करें। यहाँ पर देखिएगा है पौधों के नाम। पौधा 1 आपको लेना है, उसके तने की लंबाई लेना है, पत्तियों की संख्या नोट करनी है, पत्तियों की आकार व आकृति लेना है कि उसकी आकृति गोल है कि नुकीली, इस तरह से लेना है। पत्तियों का रंग लेना है, पत्तियों के किनारे आपको देखना है कि किस तरह के किनारे उसके कटे हुए हैं, कि एकदम प्लेन है या शिरा विन्यास, कि उसमें कौन सा समांतर शिरा विन्यास है कि जालिकावत शिरा विन्यास है, ये भी आपको देखना है। यानी कि पौधे 1 पौधे 2 दोनों को लेने के बाद आपको इतनी चीज़ों को, इसके लक्षणों को देखना है, क्या ये सब आपस में मिल रहे हैं या फिर एक दूसरे से अलग। हो सकता है पत्तियों का रंग अलग हो, या पत्तियों के किनारे की बनावट अलग हो, या शिरा विन्यास जो उसमें पाया जाता है वो अलग हो। देखिए फिर एक है पॉइंट आपका, एक समान दिखने वाले दो पौधों में आपको क्या क्या अंतर दिखाई दिया। अब आप ये कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को आप घर पे इजीली कर सकते हैं। पौधे सबके घर के आसपास होते हैं, उनको देखिए, उनके तने की लंबाई लीजिए, पत्तियों को लीजिए, उनकी संख्या नोट करिए बच्चों, और उनके आकार आकृति को देखिए, और आप इस तरीके से दोनों पौधों में अंतर भी ढूंढ सकते हैं। क्या आप हूबहू एक जैसे दो पौधे या दो पत्तियां ढूंढ सकते हैं? ये भी आप करके देखिए। फिर क्रियाकलाप 2 में देखिएगा मनुष्यों का अवलोकन, यानी मनुष्य पे अब हम आते हैं, तो मनुष्यों का अवलोकन हम कैसे कर सकते हैं। ये क्रियाकलाप कम से कम 10 बच्चों के समूह में करें। नीचे बनी सारणी के अनुसार जानकारी एकत्रित करें, प्राप्त जानकारी को सारणी में दर्ज करें। यहाँ पर बच्चे आप ये अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी आप लोगों की ये जो क्लासेस है ये हम लोग के एज ए रेगुलर क्लासेस नहीं है, तो इस टेबल को छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसको कैसे करना है। यहाँ पर बच्चों हमें विद्यार्थियों के नाम लेना था, उनकी लंबाई नोट करना था, उनका वज़न नोट करना था, तर्जनी उंगली की लंबाई लेना था, अंगूठे का निशान क्या था वो लेना था, हथेली की लंबाई और चौड़ाई लेना था। तो ये सारे लक्षण लेना था, और लक्षण लेने पर 10 विद्यार्थियों के लक्षण को आपको बताना था कि इनमें से क्या कौन मिल रहे हैं एक से, कि कौन से नहीं मिल रहे हैं। देखिए कौन कौन से लक्षण सभी में समान पाए गए, कौन से लक्षण ऐसा था जो सभी सदस्यों में अलग अलग है। क्या आपको अपनी कक्षा के किन्हीं 2 विद्यार्थियों के लक्षण पूरी तरह समान दिखाई देते हैं? जब तक ये एक्टिविटी नहीं करेंगे बच्चों आप इसको नहीं लिख सकते, लेकिन समझ सकते हैं।
क्या आप पाएंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंगूठे का निशान अन्य विद्यार्थियों से अलग है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अंगूठे का निशान प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट लक्षण है। फिर बच्चे हैं उपयुक्त क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानताओं के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं। इन अंतरों को हम क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। यानी कि बच्चों जो क्रियाकलाप अभी 2 एक्टिविटी हम लोगों ने समझा, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति यानी कि मनुष्य जाति हो या फिर किसी जानवर की जाति हो या फिर बच्चों किसी हमारे पौधों की जाति हो, सब में सदस्यों में समानताओं के साथ साथ अंतर भी पाया जाता है। इसी अंतर को हम बच्चों विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताओं के कारण ही हम एक ही जाति के सदस्यों के समान लक्षण होने पर भी उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर पहचान सकते हैं। अगर हम लोगों में बच्चों विभिन्नताएं ना होती तो हम सब एक जैसे दिखते और हम जो पहचान में आते हैं यानी अपनी विभिन्नताओं यानी कि अंतर के कारण पहचान में आते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण हमें किसी क्षेत्र के विशेष में विविध प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण बच्चों हम कहीं पर विविध प्रकार के जीव भी दिखाई देते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकार को उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहते हैं। यानी जैव विविधता क्या है, यहाँ से फिर इसको समझ लीजिए। किसी क्षेत्र विशेष में कोई भी एरिया है बच्चों, वहाँ पर पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकार, मतलब जीवों का जो इतना ढेर सारा समूह का पाए जाना, उस क्षेत्र की जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों को यानी विविध प्रकार के जीवों का पाया जाना उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता। और जैव विविधता कब होती है बच्चों, जहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती, बहुत अधिक होती है, टेम्परेचर वहाँ का फ्लक्चुएट करता है। इस तरह की 2 कंडीशंस में बच्चों हमको जैव विविधता देखने में मिलती है। फिर है, यदि हम जैव विविधता के आधार बनाते हुए पदार्थों जीवों के बारे में विस्तृत व व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हमें ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी जिससे हम आसानी से इन सभी का अध्ययन कर सकें। अगर हम जैव विविधता के आधार पर बच्चों पदार्थों को जीवों के बारे में कोई विस्तृत व व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हमें ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी जब हम आसानी से इन सभी का अध्ययन कर सकें। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। यानी कि जो प्रक्रिया क्या है इसको हम इजीली एक एग्जाम्पल लें बच्चों, उसके थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करें। समूहीकरण एवं वर्गीकरण की प्रक्रियाएं। समूहीकरण एवं वर्गीकरण की प्रक्रिया, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब क्रियाकलाप 3 यानी एक्टिविटी 3 के थ्रू बच्चों हम लोग इसको देखते हैं। हम रोज़ाना कई तरह की वस्तुएं अपने आसपास देखते हैं। आप अपने डेली लाइफ में बच्चों डिफरेंट तरह की चीज़ों को देखते भी हैं। हमें विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाने के लिए अलग अलग समूह भी बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे यूज़फुल चीज़ें हैं हम उसका एक ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे रसोई घर का सामान, जैसे हम रसोई घर यानी किचन में जो भी हमारे बेटा बर्तन यूज़ होते हैं, मसाले या जिस तरीके के कोई भी ग्रेन्स, इन सब की हम ग्रुपिंग कर लेते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें किचन में यूज़ होती हैं, इसको किचन में रखेंगे। फिर जैसे खेल से जुड़ा सामान हम लोग अपने घरों में खेलते हैं बच्चों, तो जो हम अपने खेल के सामान की भी ग्रुपिंग के, ये हमारी अलमीरा है, यहाँ पर मेरे खेल के सामान हैं। फिर यहाँ कुछ वस्तुओं की सूची दी गई है, इन सभी वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर सारणीबद्ध करिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्लास्टिक का स्केल, पुस्तक, पेन, प्रखनली, लकड़ी का टुकड़ा, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, सुई, लकड़ी का स्केल, पेंसिल। इसको हमें क्या करना है, जैसे लकड़ी की वस्तुएं, इसको हमको समूह में रखना है। आयताकार वस्तुएं, ये आपका बच्चों होमवर्क है, इस टेबल को फिल करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। फिर देखिए आपने समूह बनाते समय वस्तुओं के किन किन गुणों को ध्यान में रखा, ये भी है। कौन सा ऐसा समूह जिनमें आप अधिकतम वस्तुओं को एक साथ रख पाए, किस विशिष्ट गुण के आधार पर ऐसा समूह बना जिसमें बहुत कम वस्तुएं थी। ये तीनों की आपको तीनों पॉइंट्स को भी क्लियर करना है।
आपने देखा कि एक समूह के सभी वस्तुओं का कोई गुण समान होता है। इन्हीं समान गुणों को हम समूह का गुणधर्म कहते हैं। गुणधर्म क्या है? किसी भी समूह का कोई गुण समान हो तो वो हमारा गुणधर्म कहलाता है। जैसे रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, समतल दर्पण आदि का उपयोग हम खेलने में करते हैं। अतः खेलने का उपयोग गुणधर्म के आधार पर इन्हें एक समूह में रखा जा सकता है। यानी कि खेलने वाली वस्तुओं को आपने छाटा कि इन सबको तो हम अपने खेलने में यूज़ करते हैं, तो इसको मैंने एक गुण इसका बता दिया कि ये खेलने के में उपयोगी, यानी कि ये जो वस्तु है या ये जो हमारी चीज़ें हैं ये हमारे खेलने में यानी हमारे स्पोर्ट्स में हम इसका यूज़ करते हैं खेलने में, तो हम इसको खेलने के आधार के गुणधर्म के आधार पर बच्चों हमने उसको उस समूह में रखा। फिर उपयुक्त वस्तुओं के गुणों को पहचानने के लिए फिर यहाँ पर देखिए उपयुक्त वस्तुओं के गुणों को पहचानने के लिए हमने कई आधार चुने। ये वस्तु का आकार का आधार भी चुना, वस्तु किस चीज़ से बनी है उसका उपयोग आदि भी हो सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य आधार पर भी वस्तुओं के गुणों की पहचान कर सकते हैं। यानी अगर आप आकार के हिसाब से वस्तु का गुणधर्म चुनना चाहिए तो आप आकार के हिसाब से उसको रख सकते हैं, या उपयोग में लाने जाने वाली वस्तुओं के आधार पर उसको रख सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी गुण चुनकर बच्चों उसका समूह बना सकते हैं। इस प्रकार किसी एक गुण में समानता के आधार पर बनाए गए समूह को समूहीकरण या समूह बनाना कहते हैं। यानी कि इसी के आधार पर किसी एक गुण के आधार पर बनाए गए समूह को हम क्या बोलते हैं? समूहीकरण या समूह बनाना कहते हैं। समूहीकरण में एक या दो से अधिक समूहीकरण में एक वस्तु दो या दो से अधिक समूह में आ सकती है। नीचे इन्हीं वस्तुओं को समूहीकृत करने का एक और तरीका दिया गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों टेबल दी गई हुई है जिसके आधार पर आप समूह जो है टेबल उसके आधार पर जो इससे पिछले मैंने होमवर्क में दिया आप उसको अपने आधार पर भी उसमें चुन सकते हैं कि आपने इसको कौन सा गुण लिया, उसके आधार पर इसको यहाँ पर क्लासिफाइड किया और यहाँ पर आपको एज एग्जाम्पल एक दे दिया गया। और ये बच्चों आपको क्या करना है, इसकी बनाना भी इस चार्ट को अपने बायो। अब आप क्या करिएगा, एक यहाँ से आप बायो का लेसन पढ़ रहे हैं फर्स्ट लेसन, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा बच्चों, बायो की फर्स्ट लेसन को लिखने के पहले बच्चों वहाँ पर आप इसको इस तरह से एक टेबल बना लीजिएगा, यहाँ पर डाल लीजिएगा। नीचे इन्हीं वस्तुओं को समूहीकृत करने का एक तरीका दिया गया है। आप यहाँ पर लिखिएगा कुछ वस्तुओं को समूहीकृत करने का तरीका, फिर आप यह वस्तु दे दीजिएगा और उस हिसाब से आप ऐसे टेबल इस तरीके से चार्ट बना लीजिएगा बच्चों। फिर चार्ट के हिसाब से इसको आप अपनी कॉपी पर शेयर करिएगा और शेयर करने के बाद बच्चों उसकी फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि किन बच्चों ने इस होमवर्क को प्रॉपरली किया है। और बच्चों आप लोग अपने लेसन को लर्न भी करते रहिएगा। जो आपके लेसन जैसे सेकंड कंप्लीट हो गया है तो लेसन सेकंड जो आप कंप्लीट कर चुके हैं उसको लर्न करिए। लर्न करने के बाद उसको लिख कर बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। 1 to 10 क्वेश्चंस लर्न करना है और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ये आप कहीं नोट कर लें क्योंकि जब मैं आपको बोलूँगी कि इसके आगे आप लर्न करिएगा तो आप 10 के आगे 11 से फिर 10 क्वेश्चंस लर्न करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको हफ्ते में यानी कि 3-3 दिन पर 10 क्वेश्चंस को लर्न करना है। ऐसे आपका सिलेबस भी आपका पूरा तैयार होता चलेगा। ओके बच्चों, यहीं पर हम अपने वीडियो को क्लोज़ करते हैं। और बच्चे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और क्लास 9 के होमवर्क बहुत कम आ रहे हैं, जैसे लगता है बच्चों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बच्चे आप लोग पढ़िए, आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस रखी जा रही है ताकि आप लोग बिल्कुल गैपिंग मत करिए स्टडी में। यह आपका बेसिक फंडामेंटल्स है, इसको क्लियर करना बेहद ज़रूरी है ताकि जब आपकी रेगुलर बेस पे क्लास चले तो आप पढ़े रहिएगा, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। वरना इतनी लॉन्ग गैपिंग सही नहीं है बच्चे पढ़ाई के लिए। अब आपका 9th क्लास है, बड़ा क्लास है, और हम जब छोटे बच्चों को चाहते हैं कि वो भी रेगुलर पढ़े तो आपका तो ये 9th क्लास है। बच्चों इसको स्टडी पे पूरा कंसंट्रेट करिए अपने। ओके बच्चों, बाय बाय।